नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बताएंगे ब्याज दरों के गिरावट में बॉन्ड फंड पर क्या असर पड़ता है। अब तक हुए 1% तक के रेट कट से बॉन्ड फंड के प्रदर्शन पर अब तक कितना असर पड़ा, क्या बॉन्ड में पैसा लगाने का ये सही समय है, लॉन्ग टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड पर स्ट्रैटेजी आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, कराते हैं उनका स्वागत। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला, आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है। संदीप जी और ऋषिकेश दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। संदीप जी, अगर हम समझना चाहें पूरा ये एक इक्वेशन, एक तरीके से हमने जब से ब्याज दरों में कटौती का ये सिलसिला देखा है तब से अब तक लगभग 1% की कुल कटौती हो चुकी है। हालांकि पिछले एक दो पॉलिसी स्टेटस को बरकरार रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जीएसटी रेट कट के साथ साथ एक तोहफा ब्याज दरों में कट का भी अब मिल जाए इन नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी। सो थोड़ा समझाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ये ब्याज दरें और बॉन्ड फंड, इनका आपस का जो रिलेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। देखिए, आरबीआई जो है, नमस्कार स्वाति जी। आरबीआई जो है ये ब्याज की दरें कम करता है जो ओवरनाइट रेट्स होती है। ये बहुत शॉर्ट टर्म रेट्स को कंट्रोल करते हैं और लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। जब इकोनॉमी थोड़ा वीक होती है और अगर इन्फ्लेशन नीचे है तो ब्याज की दरें कम होती हैं। और आपने अगर किसी फिक्स इनकम फंड में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ये नॉर्मली देखा गया है कि जब ब्याज की दरें कम होती है, जब आरबीआई एक सिग्नल देता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। और अगर बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड फंड की जो एनएवी है वो ऊपर जाती है और उसके जो निवेशक हैं उनको फायदा होता है। तो टिपिकली इंटरेस्ट रेट्स अगर आरबीआई कम करते हैं, ओवरनाइट रेट्स या रेपो रेट्स कम करती है आरबीआई, तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जो शॉर्ट एंड रेट्स हैं वो नीचे आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म रेट्स जो हैं 10 ईयर 15 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी नीचे आनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो इन्फ्लेशन की तरफ से ज़्यादा प्रभावित होती है, ना कि आरबीआई की रेट कट से। तो ये जब रेट कट होता है तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड के निवेशक हैं उनको फायदा होगा। अगर हम एक साल का पास हिस्ट्री देखें तो हमें दिखेगा कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या गिल्ट फंड हैं उनके निवेशकों को 9 से 12% का रिटर्न मिला है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं मार्केट। बिल्कुल। तो ब्याज दरें और जो बॉन्ड फंड्स हैं, जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, उनका जो कनेक्शन है ये आपने समझाया संदीप जी। पर थोड़ा सा और डिटेल में अगर ऋषिकेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो रेट कट का असर है, अब तक जो 1% तक का रेट कट हमने देखा है, जो बॉन्ड फंड है, क्योंकि निवेशकों को यही लग रहा है कि अब अभी अगर हम बॉन्ड फंड्स की तरफ या डेट की तरफ जाएं तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। पर अगर हम वास्तविक तौर पर समझने की कोशिश करें कि एक जो प्रदर्शन पर, रिटर्न पर जितना इम्पैक्ट पड़ा है या रेट कट का एक जो इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में भी ऐसे फंड्स पर कैसे पड़ सकता है, तो राइट फ्रॉम गिल्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड या फिर डायनेमिक बॉन्ड फंड तक अलग अलग फंड्स पर ये जो इम्पैक्ट है रेट कट का वो कितनी देर में पता चल रहा है। स्वाति जी नमस्ते, संदीप जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना माना जाता है इंटरेस्ट रेट, जिसके वजह से बॉन्ड के प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं। तो एक स्टेप बिहाइंड जाके मैं बोलना चाहूँगा कि क्या इम्पैक्ट होता है और क्यों इम्पैक्ट होता है। इंटरेस्ट रेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उसका इन्वर्स इम्पैक्ट आता है प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स पे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स घटते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं। तो इनवर्स रिलेशन होता है जब भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना माना जाता है प्राइसेस ऑफ बॉन्ड फैक्टर इन करने के लिए। अभी दूसरी चीज ये समझनी बहुत जरूरी है, कैसे इम्पैक्ट आता है। तो कैसे इम्पैक्ट आता है और क्यों इम्पैक्ट आता है। जब भी हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो क्या होता है, अगर समझो कोई कंपनी ए है जिन्होंने पिछले साल एक बॉन्ड इशू किया था जिसके लिए उन्होंने 10% का प्रॉमिस किया है इंटरेस्ट रेट। अभी इस साल जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं पूरे कंट्री के, तो सेम कंपनी ए एक नया बॉन्ड इशू करती है, लेकिन वो अभी 10% पे नहीं लेकिन 9% पे इशू करेगी।
फिर क्या होगा, जो पिछले साल उन्होंने इशू किया हुआ बॉन्ड था 10% पे, वो अभी अट्रैक्टिव हो जाएगा, पूरी दुनिया वो बॉन्ड खरीदने के पीछे पड़ जाएगी, जिसके वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसी के वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट्स घटता है, प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइसेस ऑफ बॉन्ड। अभी देखा जाएगा इम्पैक्ट कैसे आता है, तो एक चीज समझने की बहुत जरूरी है कि एक पैमाना है जिसके वजह से हमको पता चलता है प्राइसेस ऑफ बॉन्ड क्या, कितने हद तक गिर सकते हैं या कितने हद तक बढ़ सकते हैं। उस पैमाने को टेक्निकल टर्म है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। जिन जिन फंड्स का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होता है, वो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस पे ज्यादा इंपैक्ट आता है, और जहां जहां मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो ऑफ द बॉन्ड्स, वहां पे इम्पैक्ट कम आता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड। हम्म। संदीप जी, अगर हम गिल्ट फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की बात करें, जब पिछले कुछ समय से हम एक्सपर्ट से भी बात करते आ रहे हैं, अभी क्योंकि आने वाले टाइम में हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लो इंटरेस्ट रेट का जो दौर है वो जारी रहेगा, और आगे हम इस साल कम से कम तो एक रेट कट की और उम्मीद कर ही सकते हैं। क्या अभी गिल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसा डालने का सही समय है? देखिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली काफ़ी ऊपर गई हैं। ये दो तीन कारण हैं इसके। क्योंकि एक समय था 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब पूरा का पूरा बॉन्ड कर्व काफ़ी फ्लैट था। मतलब जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हद तक समान स्तर पे थे। लेकिन इन्फ्लेशन अभी काफ़ी नीचे है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्फ्लेशन ऊपर आ जाएगा। एक साल बाद का अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 4.5-5% के आसपास हो सकता है। तो लोग इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स, वो चाहते हैं कि उन्हें एक रियल रिटर्न मिले जो इन्फ्लेशन को बीट करे और एक अपना जो परचेजिंग पावर है वो बना रहे। अभी मेरे ख्याल से 7.25 के आसपास लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स चली गई हैं। और ओवरनाइट पे, जैसा आपने कहा कि ओवरनाइट रेट्स में एक और कटौती आ सकती है। ये फिनोमिनन ग्लोबल है। ग्लोबली हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में और डेवलप्ड मार्केट्स में, जापान में, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ऊपर चली गई हैं। क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा। जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो ये ग्लोबली इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। जो कंपैरेटिव एडवांटेज थी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जो कंट्री अच्छी जो सस्ते में गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रही थी, अब उसमें टैरिफ लगेगा। तो ये एक फियर है, ग्लोबली इन्फ्लेशन पे फियर है। इसके कारण बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली गई हैं। तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं भी होता है तो शायद ये अच्छा एक समय है जब आपको बॉन्ड यील्ड्स अच्छे भाव पे मिल रही हैं। आपको लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स 7.25 के रेट पे मिल रही है। ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फियर है इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है या इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स यहाँ से भी ऊपर जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं बॉन्ड्स में या फिक्स्ड इनकम फंड्स में, तो 20 से 25 रुपये ही आप अब लगाएं। और थोड़ा देखें कि डेटा कैसी आती है और उसके बाद ही आप लगाएं। इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए हैं, बॉन्ड प्राइसेस गिर गए हैं लॉन्ग बॉन्ड्स के, तो ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट है कंपेयर टू लेट्स से 2-3 मंथ्स बिफोर। ओके, तो ये तरीका बताया खास तौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसे डालने का संदीप जी ने। पर कैसे फंड्स हैं, अगर हम फंड्स के परफॉर्मेंस को भी ऋषिकेश अगर हम स्टडी करें तो अराउंड एक साल में अराउंड 6 to 8% तक का रिटर्न, या फिर 3 साल ब्रॉडर होराइजन में लगभग 8.5% का रिटर्न यहाँ पर मिला है। सो एज कंपेयर टू जो बाकी ऑप्शंस हैं, जब हम फिक्स्ड इनकम में ही अगर इनको एफडी, आर्बिट्राज, इनसे कंपेयर कर लें, तो आने वाले टाइम में अट्रैक्टिव आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न क्या लग रहा है ऋषिकेश? स्वाति जी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आगे चल के मेरे हिसाब से गिल्ड फंड्स जो है या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स है वो काफ़ी अच्छे साबित होंगे। लेकिन एक कैवेट देना चाहूँगा, एक फुटनोट देना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डाल रहे हो या फिर आप अगर गिल्ड फंड में डाल रहे हो, तो आपका होल्डिंग होराइजन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इंटरिम पीरियड में वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स की वजह से प्राइस ऑफ बॉन्ड्स ऊपर नीचे होने की पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर होल्ड टू मैच्योरिटी करते हो तो आपको शायद जो आपका यील्ड प्रॉमिस किया गया था वो आपको मिल सकता है। स्पेशली गिल्ड फंड में या टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जिसे हम कहते हैं, 7-8 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं जिनके रिटर्न्स होते करीबन 7 से 8% के बीच में, अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी करते हो तो आपको वो 7 से 8% मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको डेट में निवेश करना ही है तो आपने गिल्ड फंड में करना चाहिए या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में करना चाहिए। गिल्ड फंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रेडिट एक बहुत बड़ी जोखिम होती है डेट फंड्स में, वो नलीफाई हो जाती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आप जो पैसा उधार पे दे रहे हो किसी कॉरपोरेट को या किसी कंपनी को नहीं दे रहे हो, बल्कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हो, सॉवरेन दे रहे हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। तो आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करते हो तो क्रेडिट रिस्क जो है वो लगभग निकल जाती है। दूसरी, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो आपका अगर होल्डिंग होराइजन बहुत हद तक ज़्यादा है तो आपको प्रॉमिस्ड वाईटीएम्स जो है वो मिलने की गुंजाइश बहुत हाई होती है। एब्सोल्युटली। तो हमने गिल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की बात की, अब जरा फोकस शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स डायनेमिक बॉन्ड फंड। संदीप जी, डायनेमिक बॉन्ड फंड, क्या आपको लगता है जितना इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा, गिरने का फ़ायदा ऐसे फंड्स को मिलना चाहिए, क्या मिल पाया? ऑल्सो एक असेस करने की जो एक कह सकते हैं एग्जामिन करने का जो पावर है फॉर अ फंड मैनेजर, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डायनेमिक बॉन्ड फंड को उसके परफॉर्मेंस के लिए? नहीं, आप सही कह रही हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड का ये उद्देश्य रहता है कि अगर फंड मैनेजर को लगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में लगाता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और जब उसे लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गिरेंगे नहीं और ऊपर भी आ सकते हैं, तो वो काफ़ी शॉर्ट मैच्योरिटी पे आ सकता है। डायनामिक फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कंसेप्चुअली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि मार्केट्स आर क्वाइट वॉलेटाइल और इसमें कई बार फंड मैनेजर सही तरह से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज़ है ये इसमें उभर के आती है और इसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट रहती है कि उसका जो रिस्क है वो कैसे मैनेज करे और अपने अनुमान के हिसाब से वो रिस्क ले। तो अगर आप लॉन्ग डायनामिक बॉन्ड फंड में लगाना चाहते हैं तो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग फंड है, बहुत लाभदायक फंड है, लेकिन आप इसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना ना भूलें, क्योंकि फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे काफ़ी डिपेंड करता है कि वो फंड कैसा करे। एब्सोल्युटली सर। तो ये हमने डायनेमिक बॉन्ड फंड के जो डायनेमिक्स है वो समझी है संदीप जी से। मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड पर ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्पेस रहा है विद इन बॉन्ड फंड्स या फिक्स्ड इनकम फंड्स जहाँ पर हमने पिछले कुछ महीनों तक अच्छा पैसा आते हुए देखा है। हालांकि जो अगस्त का महीना था वो थोड़ा सुस्त ज़रूर था, पर ओवरऑल ठीक ठाक ही पैसा आया है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। तो क्या आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में पैसा लगाने का सही समय आपको नजर आ रहा है? स्वाति जी, ये जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जिसके हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसका मॉडरेट इम्पैक्ट आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर पीएसयू फंड्स में। तो बेसिकली एक्रूअल जो होता है वो काफ़ी हावी हो जाता है इन फंड्स में। तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में काफ़ी सारे निवेश हुए हैं और फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और मीडियम पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इसमें भी जैसे संदीप जी ने कहा कि फंड मैनेजर का स्किल बहुत अधिकतर काम आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट का प्ले जो है वो फंड मैनेजर के हाथों में होता है। अगर फंड मैनेजर एजाइल है और अच्छी तरह से इंटरेस्ट रेट्स को पेव कर सकता है तो ये काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। वापस यही कहूंगा जो संदीप जी ने कहा था कि उसकी ट्रैक रिकॉर्ड जाननी बहुत जरूरी है कि कैसे परफॉर्मेंस रहा है उस फंड मैनेजर का इस स्पेस में। ओके, तो ये रहे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश के नुस्खे ऋषिकेश पालवे की तरफ से। एक छोटा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा डेट फंड में अब आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स और जानेंगे कहां पर है आपके लिए अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बने रहिए हमारे साथ।
बात कर रहे हैं बॉन्ड फंड में क्या निवेश से बनेगा पैसा। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, उनसे कर रहे हैं चर्चा। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला, आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। संदीप जी, जरा ये समझाइए अभी आप, जो विद इन डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी हम शॉर्ट और अल्ट्रा ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात कर रहे हैं। ये थोड़े पॉपुलर होते हैं क्योंकि लोगों को थोड़े टाइम के लिए पैसा डालना है, रिटर्न बना या मोर ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन तो पैसा निकाल लिया। थोड़ा पिछले कुछ समय में हमने देखा भी पैसा आते हुए इन पर्टिकुलर स्पेस में भी। लेकिन अगर किसी को थोड़े टाइम के लिए पैसा डालना है तो क्या शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सही है या फिर एक आर्बिट्राज फंड बेटर ऑप्शन रह सकता है? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जो फंड है उसकी अवधि टिपिकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स रहता है। ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का फंड है और इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने की उम्मीद नहीं होती है अनलेस इंटरेस्ट रेट्स रियली शूट अप। तो ये एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलते थे वो अब इसमें से थोड़े विड्रॉ हो गए हैं। तो अगर किसी को आर्बिट्राज फंड से तुलना करनी है और अगर 1 साल का होराइजन है तो आर्बिट्राज फंड डेफिनेटली बेटर है। और हमने देखा है कि इनमें आर्बिट्राज फंड्स में वाइल कैपिटल अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव इट्स अ बेटर फंड। और लिक्विड फंड जितना रिटर्न आता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जितना रिटर्न आता है, और अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन से तुलना करें तो मेरे हिसाब से आर्बिट्राज फंड पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अगर आप देखें तो आर्बिट्राज फंड्स में टैक्स रिटर्न्स बेटर आ सकते हैं, रिटर्न्स बेटर आ सकते हैं। बिल्कुल। और जो टैक्सेशन है वो इक्विटी जैसा है आर्बिट्राज फंड में, तो आप डाल तो फिक्स इनकम में पैसा रहे हैं एक तरीके से। अगर उस कैटेगरी की बात करें, आपको ट्रीटमेंट वैसा मिल रहा है, आपको फील वैसी मिल रही है, लेकिन जो टैक्सेशन जो का ट्रीटमेंट इक्विटी के समान माना जाता है। ये व्यू रहा संदीप जी का इसमें। मैं ऋषिकेश, जब आपसे समझना चाहती हूँ, रिस्क और रिटर्न का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोगों को लगता है कि फिक्स्ड इनकम है, डेट है, तो शायद रिस्क नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम ब्याज दरों में कटौती की बात कर रहे हैं या क्रेडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फिक्स्ड इनकम फंड या किसी भी बॉन्ड फंड, आपको किन किन रिस्क को पहचानना ज़रूरी है? स्वाति जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि रिस्क क्या होती है डेट की, क्योंकि हमेशा ये पाया जाता है कि डेट जो है वो रिस्क फ्री है या डेट में कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा, काफ़ी हैरानियत होगी काफ़ी लोगों को, कि डेट की रिस्क जो है वो इक्विटी से कई हद तक ज़्यादा है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि डेट की रिस्क बाइनरी होती है, इधर एवरीथिंग और नथिंग। ये कॉन्सेप्ट पे डेट चलता है। यहाँ पे आता है हमारा पहला जोखिम, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी को पैसे ब्याज पे देते हो और वो इंसान पैसे लेके भाग जाता है, या वो पैसे लेता है और उनका उनका धंधा डूब जाता है और उनकी क्षमता नहीं रहती है कि वो जो पैसे उधार पे लिए वो वापस कर दे, तो आपका तो इंटरेस्ट तो गया ही, रिटर्न तो गया ही, लेकिन आपका कैपिटल भी डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये हुई हमारी पहली रिस्क, क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर आप जिसको लेंड कर रहे हो उसका क्रेडिट रेटिंग अगर हाई है, तो इंटरेस्ट रेट जो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरो करते हैं वो कम होने की गुंजाइश होती है। जहाँ पे क्रेडिट रिस्क या क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो कम है, वहाँ पे बोरोइंग रेट थोड़ा हाई होता है। ये हुई पहली जोखिम या पहला रिस्क। दूसरा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो मैंने पहले भी बोला था कि जो इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के वजह से प्राइसेस ऑफ बॉन्ड में जो फर्क आता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स बढ़ती है, और इंटरेस्ट रेट घटता है तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड बढ़ती है। तो इसके वजह से वॉलेटिलिटी बॉन्ड्स में बढ़ जाती है। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स की भी वॉलेटिलिटी देखो, जो अधिकतर लोगों को लगती होगी कि जीरो है, उसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन एक पैमाना है। निफ्टी का जैसे 12% की रिटर्न है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स का रिटर्न 12.5% रिटर्न है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन करीबन 9% का होता है। लेकिन डेट का या डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स करीबन 7-7.5% होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो 1.5-2% के इर्द गिर्द होता है। तो रिस्क वहां पे भी मौजूद होती है, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऋषिकेश, मैं अब संदीप जी आपसे समझना चाहती हूँ कि अब ब्याज दरों के साथ
अपने डेट पोर्टफोलियो का जो तालमेल है वो आने वाले टाइम में सर कैसे बिठाना चाहिए? ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं आपका भी व्यू लेना चाहती हूँ। आपको लगता है क्या इस साल अब एक और या दो और रेट कट की उम्मीद हम करें? जी, मेरे ख्याल से ग्लोबली ऐसा माहौल बन रहा है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है कि इन्फ्लेशन शायद थोड़ा हाई रहे और ग्रोथ स्लो रहे, जिसको हम स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ग्रोथ इतना स्लो हो जाएगा ग्लोबली कि और रेट कट्स होंगे यूएस में। यूएस में सितंबर में पॉलिसी है, वहाँ पे रेट कट की पूरी पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है वहाँ पे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उसमें डेफिनेटली अगर रेट कट का इम्पैक्ट आएगा और लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में आप अगर इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी और जो रिस्क ऋषिकेश ने बताए वो भी आपको सब्जेक्ट नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि वाइल जो ग्लोबल सिचुएशन है, दुविधा है कि रेट कट होंगे कि नहीं होंगे, रेट कट अगर होंगे तो बॉन्ड्स में बढ़ोतरी आएगी कि नहीं, ये सब जो दुविधाएं हैं, ये मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको वो दुविधा नहीं आएगी, वॉलेटिलिटी कम आएगी और थोड़ी थोड़ी कैपिटल गेन्स जनरेट करने की भी उम्मीद है जो आपके रिटर्न्स को बढ़ावा देंगे। तो आप अगर देखें लास्ट एक साल में तो शॉर्ट टर्म फंड्स काफ़ी अच्छा किए हैं, 8 से 9% का रिटर्न आया है। और चूंकि ऐसा ऐसा तो अभी नहीं कह सकते हालांकि कि हम लोग और भी वैसे ही रिटर्न्स आएंगे, बट पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे। 6 से 7, 6 से 8% के करीब रिटर्न आने की उम्मीद है। तो ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने डेट पोर्टफोलियो में अराउंड 6 to 8% तक का रिटर्न जनरेट करके आपको आपके फंड्स दें। ये इंपॉर्टेंट जो इंसाइट है वो संदीप जी ने दिया आने वाले टाइम में डेट फंड्स पर कौन से फंड्स हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें इन्वेस्ट करने के लिए? तो ऋषिकेश आपसे समझेंगे कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है? स्वाति जी, शॉर्ट टर्म फंड्स जो है या लिक्विड फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स है, कुछ पसंदीदा फंड्स कहना चाहूँगा। सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की बात करेंगे। आदित्य बिरला का सेविंग फंड्स है, उसका वाईटीएम करीबन 6.06% का है। एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। दूसरी चीज़ है लिक्विडिटी के हिसाब से एक लिक्विड फंड की बात करूँगा, डीएसपी लिक्विडिटी फंड की, जहाँ पे वाईटीएम करीबन 5.65% का है। अब आर्बिट्राज फंड जो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होते हैं, तो एसबीआई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड जो है उसकी वाईटीएम या उसके रिटर्न्स एक्सपेक्टेड करीबन 5.26% है। और लो ड्यूरेशन में इन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की बात करूंगा, जहाँ पे वाईटीएम करीबन 5.78% है। तो करीबन 5.5 to 6% के बीच में वाईटीएम जहाँ पे है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स की के बारे में कहना चाहूंगा। ओके तो यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है एंड ऑल्सो पूरे बॉन्ड मार्केट में, पूरे फिक्स्ड इनकम या डेट फंड्स में कहाँ पर कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है आने वाले टाइम में, ये बहुत ही आसान शब्दों में संदीप जी ने एक्सप्लेन किया हमें। संदीप सर, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप हमारे साथ इस शो में आज शामिल हुए एंड थैंक यू सो मच ऋषिकेश, आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।